हेलो, वेलकम टू एम गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि पॉलिटिकल के टॉपिक से हम हमारे अत्यधिक क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम में जो इन्हीं टॉपिक से होती हैं। इनके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उनसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा, जिसे हम अच्छे से याद नहीं कर पाते या वो कंटेंट हमें एक साथ नहीं मिलता। सीक्वेंस वाइज वो कंटेंट अगर हमें शॉर्ट वीडियो में मिल जाए या थोड़े कम समय वाली वीडियो में अगर प्रोवाइड हो जाए तो हमें एक दो नंबर बनाने से या लास्ट में रिवीजन के लिए हम उसे तैयार कर सकते हैं या फिर हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपकी थ्योरी पड़ी हुई है तो ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है आपके लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या जो आए हुए हैं सभी एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आज साथ में ये पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना, संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है जो एग्ज़ाम में आते हैं वही अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। ऐसे तो हमारा संविधान बहुत लंबा चौड़ा है, हमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना उतना ही पढ़ना है हमें जितना याद रहे, या हम जितनी थ्योरी पढ़ी हुई है उसे हम रिवीजन कर सकें। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इसे अच्छे तरह से देखिए और लास्ट में रिव्यू आप इस वीडियो का हमें दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए फ्रेंड्स, संविधान संविधान हमारा क्या कहता है। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। ये तो संविधान का हमारा ब्यौरा हो गया, किस हिसाब से इसे स्टार्ट किया गया था, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई थी, उसका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हमने पढ़ा है या लिखा हुआ है इसमें। प्रस्तावना में कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आप पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं या हुआ था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान अंगीकृत तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ये अलग अलग डेट है जो हमारे एग्ज़ाम में मैंने कंफ्यूज करती है, तो फ्रेंड्स हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हुआ था अंगीकृत, पूर्ण रूप से लागू एक साल बाद मान लो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के भाग वैसे तो 22 भाग हैं, पर क ख इस टाइप के जो एक एक भाग के अन्य भाग बनाए गए हैं, इस प्रकार से हमारे 25 भाग हो जाते हैं जो हमें पढ़ने आज, ठीक है। उनमें से जो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम भाग देखेंगे, कौन से भाग से कौन सा क्वेश्चन बनता है अधिकतर एग्ज़ाम में, तो वही हमें रिवीजन कर रहे हैं। देखिए भाग, तो पहला भाग हमारा क्या कहता है, संघ। पहले भाग के अंदर क्या है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र से पहला भाग संबंधित है, और अनुच्छेद 1 से 4 उसमें वर्णित है। 1 से 4 के अंदर अनुच्छेद है और संघ व उसके राज्य क्षेत्र आते हैं पहले भाग में। दूसरा भाग जो है संविधान का नागरिकता से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर पे है जो है हमारा, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, उसके अंदर 12 से 35 अनुच्छेद है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है। 4 नंबर भाग के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक ये वर्णित है, ठीक है। फिर आता है 4 का, जो हमारा एक्स्ट्रा भाग जोड़ा गया था
संविधान संशोधन 1946 के अंदर 42वां संविधान संशोधन के अंदर मूल कर्तव्यों को भाग क 4 क के अंदर जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 51 क को ऐड किया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर पे है वो है संघ। संघ से संबंधित ये भाग है हमारा के अंदर पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम आल जो संघ से संबंधित होते हैं, इसके अनुच्छेद 52 से 151 के अंदर वर्णन है इसका। भाग 6 में क्या आता है? भाग 6 में आता है हमारा राज्य। 152 से 237 अनुच्छेद के अंदर वर्णन है इसका। 7 नंबर पे जो भाग है वो निरस्त हो गया 1956 के अंदर। सातवां भाग है वो निरस्त कर दिया गया। 8वां संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ और राज्य, पहले संघ आया 5वें में, छठे भाग में राज्य, फिर 7वां निरस्त हो गया और दोनों को मिला दिया, संघ राज्य को मिलाकर 8वां संघ राज्य क्षेत्र। 239 से 242 अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट भाग 9। भाग 9 के अंदर पंचायतें आ जाती हैं हमारी। पंचायतों के अंदर ए से ओ तक अनुच्छेद का वर्णन है। 239 से 242 अनुच्छेद। ठीक है, ए से ओ उनके आगे लगा होता है। नेक्स्ट हमारा 9 का नगर पालिका। ये एक्स्ट्रा भाग जो बन गया हमारा नगर पालिका का वो है। इसमें नगर पालिका प्रावधान है 243 से पी से शुरू होकर जेड जी पर ये अनुच्छेद के अंदर इनका वर्णन है नगर पालिका का। 9 भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियाँ। 97 में संविधान संशोधन 2012 के अंदर ये ऐड किया गया था। 243 जेड एच से जेड टी तक। ठीक है। नेक्स्ट भाग जो है 10 नंबर पे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के अंदर अनुच्छेद 244 के अंदर इसका वर्णन है। नेक्स्ट भाग 11 संघ राज्य संबंध। संघ और राज्य संबंध, इनके अंदर जनजाति जाति क्षेत्र में संघ और राज्य के अंदर संबंध जनजाति जाति के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है वो 245 से 263 के अंदर इनका वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 15 भाग 15 जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है निर्वाचन से संबंधित। निर्वाचन का प्रावधान 324 से 329 अनुच्छेद के अंदर किया गया है। नेक्स्ट 17 भाग 17 जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा राजभाषा से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक का वर्णन किया गया है। 18वां भाग है वो आपात उपबंध से संबंधित है। इसमें 352 से 360 अनुच्छेद के अंदर आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट भाग 20 है जो संविधान संशोधन का वर्णन करता है अनुच्छेद 368 के अंदर। ये आर्टिकल है अनुच्छेद जो है हमारे, ये प्रावधान है किस भाग के अंदर क्या प्रावधान किया गया है, ये हमारे भाग आ गए जो संविधान के भाग क्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ये तो प्रमुख भाग हो गए हमारे पॉलिटिक्स के जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। भाग कंप्लीट हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट है 12 अनुसूचियों में से 12 की 12 अनुसूचियाँ इम्पोर्टेंट है और हमें ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यह रिवीजन समझ ले। अगर आपकी पढ़ी हुई है तो आप एक बार रिवीजन इनका हो जाएगा आपका। पहली अनुसूची हमारी क्या कहती है? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है पहली अनुसूची के अंदर। दूसरी अनुसूची के अंदर अध्यक्षों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। पहले के अंदर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उनके अंदर दूसरी में अध्यक्ष के वेतन कितना होगा उनका उल्लेख है। फिर तीसरी अनुसूची जो है वह शपथ संबंध विषय से उल्लेख। पहले हमने उनको प्रदेश दिए, फिर हमने उनको वेतन दिया कितना देंगे, फिर हमने उनको शपथ दिलाई कि आप अपना कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखो फ्रेंड्स। दोस्तों तो चौथी अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किया गया। पहले में प्रदेश आवंटित किया गया, फिर वेतन भत्ते दिए गए, वेतन भत्ते इतने इतने मिलेंगे आपको, फिर शपथ दिलाएगी आप अपना काम अच्छे से करेंगे, फिर उन्हें सीटों का आवंटन किया गया कि आपके लिए इतनी सीटें हैं, इस क्षेत्र में आपकी इतनी सीटें हैं, आप इस हिसाब से या इस
क्राइटेरिया के थ्रू आपने कार्य करना है, ठीक है। पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान करता है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, उनका प्रशासन किस और तरीके से सुचारू रूप से चालू होगा, उसका वर्णन पांचवी अनुसूची के अंदर किया गया है। नेक्स्ट छठी अनुसूची है असम मेघालय पूर्वी राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में। इससे पहले हमने पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया, वही चीज़ हमने फिर पूर्वोत्तर राज्यों में उनको एक्स्ट्रा हमने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की कि असम मेघालय जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको हम जनजातियों का प्रशासन के बारे में उन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा। छठी अनुसूची में उनका वर्णन किया गया, विशेष उपबंध हो गया एक प्रकार से। सातवीं अनुसूची है उसके अंदर वह राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण। फिर हमने जब ये सब हो गया तो फिर क्या किया हमने, केंद्र और राज्यों, केंद्र को कितनी शक्ति मिलेगी फिर राज्यों को कितनी शक्ति मिलेगी, इस हिसाब से हमने विधायी शक्तियों, विधायी यानी कि कानून से संबंधित शक्तियों का वितरण किया। केंद्र के पास इतनी शक्ति सुचारू रूप से शुरू रहेगी और राज्यों को इतनी शक्ति बहुत है, तो केंद्र को थोड़ी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई क्योंकि वो केंद्र है, इसलिए राज्यों को थोड़ी कम शक्तियाँ मिली। इस प्रकार से मैंने शक्तियों का वितरण कर दिया गया। आठवीं अनुसूची क्या कहती है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो हमारे संविधान में प्रमुख रूप से उल्लेखित है भाषाएं, उन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले ये भाषाएं 14 थी और 17 बाद में 22 हुई। जिस प्रकार से संशोधन होते गए उस प्रकार से भाषाएं ऐड होती गई, ठीक है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित मामले, नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित मामले हमने ऐड किए। फिर 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून आया 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची के अंदर 29 विषय जिनके संबंध में राज्य विधान सभा ग्राम पंचायतों को विधि निर्मित कर उत्तरदायित्व सौंप सकती है। 29 विषय थे जिनके संबंध में राज्य विधानसभा ग्राम पंचायतों को विधि यानी कानून को निर्माण करके उत्तरदायित्व सौंप देगी, कर्तव्यों को अधिरोपित कर सकती है, उनको एक कर्तव्य देगी कि आपने इन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है 12वीं सूची के अंदर 18 विषय, 12वीं सूची के अंदर 18 विषय जिनके संबंध में विधानसभा कानून बनाकर नगर पालिका, पहले हमने ग्राम पंचायतों को 11वीं सूची में हमने ग्राम पंचायतों को कानून निर्माण करके उत्तरदायित्व सौंपा, कर्तव्य दिया कि आपने इनका निर्वहन करना है। फिर 12वीं सूची में हमने 18 विषय, पहले जो ऐसे समझ लो कि ग्राम यानी कि गांव बहुत बड़ा होता है और नगर पालिकाएं अंदर छोटा एरिया कवर होता है, या ऐसे समझ लो 18 विषय, इसके अंदर 18 विषय छोटे हो गए, 29 विषय बड़े यानी बड़े गांव से हमें समझ आएगा ग्राम पंचायतों का उत्तरदायित्व ने सौंपा गया 29 विषयों के थ्रू। 28 विषयों के थ्रू विधानसभा ने नगर पालिकाओं को कर्तव्य उत्तरदायित्व सौंप दिया, ठीक है। 12वीं अनुसूची में इस चीज़ का वर्णन है, ठीक है। अनुसूचियाँ हमारी कंप्लीट होगी फ्रेंड्स, आपका रिविजन हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट जो है हमारा वो है संविधान के विदेशी स्रोत से कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा संविधान जो है वो अन्य देशों के संविधानों से मिला जुला रूप है, यानी कि उनसे किसी देश से क्या उठा लिया, किसी और देश से कुछ उठा लिया, ऐसे करके हमारा संविधान को बहुत बड़ा निर्माण किया गया है, बहुत बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो हमने कौन से देश से क्या चीज़ें उठाई है, उनके संविधान से हमने क्या लिया है, तब हमारे संविधान में उनके संविधान का योगदान रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ब्रिटेन, पहला हमारा जो आता है वो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, ये चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट 2 नंबर पे अमेरिका से हमने लिया मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से जो काम है ना,
जो या उपराष्ट्रपति का काम है या मौलिक अधिकार का काम है वो हमने अमेरिका से लिया है। विधि निर्माण, कानून का जो निर्माण है, संसद का विशेष अधिकार कानून निर्माण, एकल नागरिकता, एक ही प्रकार मतलब एकल नागरिकता होगी, संसद का शासन किस प्रकार से चलेगा वो ब्रिटेन से लिया है। कनाडा से 1935 एक्ट, संघात्मक व्यवस्था शक्ति विभाजन, ये कनाडा से लिया है हमने। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, धन का समान वितरण, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों का ही मतलब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक लोकतांत्रिक की स्थापना। ये चीज़ें हमने आयरलैंड से ली है। और जर्मनी से 1935 एक्ट के संबंध में आपात उपमन लिए हमने। सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, सोवियत संघ जो हमारा यूएसएसआर था, यानी कि हम कह सकते हैं रसिया, रूस, उससे हमने मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना ली थी। फ्रांस से हमने गणतंत्र का रूप लिया था। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध प्रस्तावना की भाषा तथा शक्तियों के विभाजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली थी। जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली ली थी हमने। जापान से कानून से स्थापित शब्दावली कौन सी है वो ली थी। नेक्स्ट, अब हमारे आते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, कौन से देश से हमने क्या लिया, उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। मौलिक अधिकार से जो क्वेश्चन आते हैं लगभग एग्जाम में, वो जो हमें याद नहीं रहते वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला हमारा समानता का अधिकार जो 14 से 18 आर्टिकल के अंदर वर्णित है। पहले हमने समान रहने की सोची, ठीक है, याद करेंगे इस टाइप से, समान रहने की सोची कि हम एक दूसरे में समानता रहेंगे। पहले हमने 14 से 18 आर्टिकल दिए समानता के लिए, ठीक है। फिर हमने सोची कि स्वतंत्रता होनी जरूरी है, एक दूसरे पर किसी की कोई मतलब एक प्रकार से दोष नहीं होगी, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं होगा। हम अपने जीवन को पूर्ण स्वतंत्रता से व्यक्त यानी जीवन जिएंगे, ठीक है। तो हमने 18 से 22 के अंदर स्वतंत्रता को वर्णित किया। फिर हमने देखा कि स्वतंत्र तो हो गए, ठीक है। फिर हमने स्वतंत्रता से कार्य करना शुरू किया। फिर हमने काम किसी के थ्रू लिया तो हमने देखा कि हमारा शोषण भी हो रहा है, कहीं कहीं हमने काम करना शुरू किया, शोषण भी हो रहा है। तो उसके खिलाफ हमने 23 से 24 आर्टिकल में फिर ये उपबंध लेकर आए कि हमारा शोषण के विरुद्ध भी हमें अधिकार मिलना चाहिए। 3 नंबर पे ये हो गया। 4 नंबर पे जब हमारा शोषण होना बंद हो गया तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता पे बल दिया कि हम अपने धर्म के प्रति भी सोचेंगे कुछ। तो 25 से 28 आर्टिकल के अंदर यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 5 नंबर पे शिक्षा संस्कृति अधिकार 29 से 30 आर्टिकल के अंदर, 2 आर्टिकल के अंदर शिक्षा संस्कृति अधिकार दिया गया। 6 नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फ्रेंड्स, संविधान के उपचारों का अधिकार, जो 32 आर्टिकल में संविधान की आत्मा भी इसे कहा गया है। वैसे ये हमारे हो गए मौलिक अधिकार, ठीक है। भारत संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक ये न्यायपालिका का कहा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका। अगर मूल अधिकारों का शोषण होता है, मूल अधिकारों मतलब मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता है तो हमारी न्यायपालिका उसकी संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संशोधन करने में सक्षम संसद है। मौलिक अधिकारों में संशोधन होगा तो वो भी संसद ही करेगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के वैधानिक अधिकार में रखा गया। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें संपत्ति का अधिकार जो हमारा मूल अधिकार था उसे हटाकर हमने अनुच्छेद 300 में डालकर वैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया उसे। वैधानिक का मतलब कानूनी अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट
मूल अधिकार है वैसे हमारे मौलिक कर्तव्य है। जो मौलिक कर्तव्य है तो इसे इन्हें भी हम क्रियान्वयन अपने तरीके से अपने हिसाब से या जो क्राइटेरिया दिया है उसके थ्रू रहकर हमने इन्हें भी करना ज़रूरी होता है। तो ये हमें इतना याद रखना है ये किस आर्टिकल के अंदर है, ठीक है, या कौन सी समिति ने इसे संचालित किया है। तो चलिए देखते हैं हम। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान शोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की 42 की मौलिक कर्तव्य हमारे होने चाहिए। मौलिक कर्तव्य नहीं होंगे तो स्मारक का संरक्षण नहीं हो पाएगा, शोषण होगा। इस प्रकार से कुछ व्यक्तियों के कर्तव्य भी होने चाहिए जो हमारे पर्यावरण राज्य और देश के लिए ज़रूरी है। तो फिर हम 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत 1946 में 1976 में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। उसमें भाग 4 का आर्टिकल 51 का में भाग 4 का और आर्टिकल 51 का में इसे ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य 11 पहले 86वें संविधान संशोधन में एक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। देश की रक्षा, ध्वज का पालन, प्राथमिक शिक्षा, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना, यही हमारे कर्तव्य थे, ठीक है। तो ये हमारे जो मुख्य कंटेंट जो इसमें टॉपिक्स के मौखिक थे, मुख्य पॉइंट थे, वो हमने कवर किए। अब नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा रिवीजन के लिए ज़रूरी है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारी संसद होती है, उसमें 27 सदस्य, 1/3 राज्यसभा है जो स्थायी है राज्यसभा। लोकसभा का विघटन हो सकता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। राज्यसभा के अंदर 250 सीट है, 238 सीट तो सदन की जो 238 सीट है वो तो हमारी निर्वाचन के द्वारा होती है, और 12 जो एंग्लो इंडियन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। जो निम्न सदन है जिसे लोकसभा कहते हैं, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसके अंदर सदस्य 85 के तहत प्रेसिडेंट इन्हें भंग भी कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है, ठीक है। आर्टिकल 85 के तहत इसे भंग कर सकता है। इसके अंदर 552 सीट है, 552 सीट है, और 550 दो एंग्लो इंडियन जो है प्रेसिडेंट इनमें नियुक्त करता है। 545 प्रेजेंट टाइम है, और 543 निर्वाचन होता है दो एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। इनमें जो 12 जो प्रेसिडेंट के द्वारा वो अभी 2022 के अंदर 2021-22 के अंदर शायद निरस्त कर दिया गया है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट जो है हमारा राज्यों का पुनर्गठन किस टाइप से हुआ था या पुनर्गठन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसका हम छोटा जो रिवीजन कह सकते हैं, जो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर वो जो पॉइंट है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1950 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुई। फिर 1953 में अधिनियम आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग किया गया। 1956 में पुनर्गठन संबंधी केंद्र शासित प्रदेश व राज्य में बदलने के लिए अधिनियम लागू हुआ। यानी 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया, पर इसे राज्य का दर्जा 1956 के अंदर दिया गया। राज्य में बदलने या केंद्र शासित में किस में बदलना है, कोई राज्य को या फिर कोई मतलब क्षेत्र एरिया कोई राज्य में बदलना है या केंद्र शासित प्रदेश में बदलना है, ये जो
तय हुआ ये 1956 में हुआ, बल्कि आंध्र प्रदेश 1953 में ये अलग हो गया था अधिनियम के तहत। ठीक है। 1960 में बम्बई को विभाजित कर गुजरात व महाराष्ट्र दो राज्य बना दिए गए, ये आपको पता होगा। 1963 में नागालैंड राज्य बना। 1966 में पंजाब व हरियाणा राज्य के रूप में निर्मित। 1969 में असम मेघालय राज्य बने। 1971 में एचपी को यानी हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी को दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 1975 को सिक्किम राज्य बनाया गया। 1986 को मिजोरम बनाया गया। 1987 को अरुणाचल प्रदेश। 1987 में ही गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बाद में जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, इन्हें राज्यों का दर्जा दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर इसे 70 सदस्यों की विधानसभा के साथ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम है जो राष्ट्रीय राजधानी कर दिया गया। इनमें 70 सदस्य विधानसभा के साथ राज्य का दर्जा दिया गया था। 17 सदस्य थे विधानसभा में इनका, इनको राज्य का, इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। संविधान जो है हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, यह मैंने पहले पढ़ चुके हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना ही मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। इसका कार्य संविधान का निर्माण करना था। स्वराज पार्टी का कार्य यही था कि हमने संविधान का निर्माण अच्छे ढंग से करना है। ठीक है। अब आते हैं हमारे शपथ और त्याग पत्र। शपथ और त्याग पत्र हमारे क्या कहते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, तो चलिए हम इन्हें भी एक बार पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति शपथ न्यायाधीश के समक्ष गोपनीयता शपथ लेते हैं। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है। अब आता है उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राज्यपाल शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश एंड राष्ट्रपति के दोनों के सामने ले सकते हैं। त्याग पत्र राष्ट्रपति को। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को। ठीक है। राज्यपाल और न्यायाधीश एक ही राष्ट्रपति के सामने समक्ष शपथ लेते हैं और त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री शपथ राष्ट्रपति के समक्ष और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। लोकसभा के अध्यक्ष अब शपथ कोई प्रावधान नहीं है संविधान में कि ये शपथ लेंगे। त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को देंगे, ये याद रखना, प्रेसिडेंट को नहीं देंगे। ये ना उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाओं के सेनापति भी हमारे राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति है। ठीक है। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेक्स्ट भाग में जो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, वो 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो ये आपने सब पढ़ा हुआ है, आपका इस वीडियो से रिवीजन हो गया है। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छी वीडियो है, आप इसे 2-3 बार पढ़ें। यही एग्ज़ाम में लगभग आता है जिनमें हमारी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप एग्ज़ाम देने से 1-2 दिन पहले ये अच्छी तरह से वीडियो देख लें। आपका 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली इसी वीडियो में से बनेगा। ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको और भी आगे पूरी कवर करवाई जाएगी पॉलिटिक्स।